हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। सेंध मारते हुए ले जाए मंत्री श्री रामविलास पासवान जी, उनको अपनी ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज विशेष तौर पर जैसा हमको मालूम है कि बाय इलेक्शन बड़ौदा का उसकी तिथि निश्चित हो चुकी है। कुछ बातें उस चुनाव के संबंध में होगी और कुछ अन्य बातें या आप लोगों के जो प्रश्न होंगे उसके हिसाब से इस पत्रकार वार्ता को पूरा करेंगे। पहला विषय उसमें यह है कि ये बड़ौदा का चुनाव हमारी जो गठबंधन की सरकार है उसी प्रकार से ये चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी दोनों के गठबंधन की ओर से चुनाव लड़ा जाएगा। चुनाव चिन्ह उसमें भारतीय जनता पार्टी का कमल का निशान होगा और ये बात कल हमने दोनों पार्टियों को मीटिंग करके तय की है। उसकी जानकारी भले ही पहले आपको कल हो गई होगी, तो भी मैं उस बात को दोहरा रहा हूं। मित्रों, इस प्रदेश में और देश में आजादी के बाद अधिकांश समय कांग्रेस की सरकारें रही हैं। प्रदेश की सरकार के नाते इस हलके में भी इन 66 के बाद लगभग 53-54 वर्ष हो गए हैं और कांग्रेस की सरकार के या कांग्रेस के ही विधायक ये सब बनते रहे हैं। अब हम जब चुनाव में जाएंगे तो निश्चित रूप से हम उनसे 54 वर्ष का हिसाब भी मांगेंगे और हम 4 वर्ष में क्या करेंगे, ये बहुत सी जानकारियां पहले से हमने दी है। बल्कि जब से यहां के विधायक दिवंगत हुए, ये सीट खाली हुई, मैं एक दिन के लिए आया था तो मैंने उस दिन ये घोषणा की थी कि यहाँ के लोग अब ऐसा ना समझे कि हमारा कोई विधायक नहीं है। प्रदेश के मुखिया के नाते अब जब तक नया चुनाव होकर के विधायक नहीं चुना जाएगा तब तक मुझे अपना विधायक समझ लें। मैं यहां विधायक के नाते काम करूंगा और उसके बाद लगातार जो यहां के लोगों की अपेक्षाएं थी उसके हिसाब से हर विभाग ने यहां पर अपने अपने काम शुरू किए और बड़ी मात्रा में विकास के काम शुरू हो गए हैं, पूरे हुए हैं, जो चल रहे हैं। मैं कांग्रेस के नेता बोलकर हुड्डा को इस बात का जवाब देना चाहूंगा क्योंकि मैंने कहा तो चुनाव सिर पर आ गया इसलिए आप करा रहे हैं। बहुत स्वाभाविक है कि जब उनके विधायक ने इतने समय तक आज तक यहां की चिंता नहीं की तो उसके बाद जब मैंने घोषित किया कि मैं तब तक यहां का विधायक हूं जब तक नया नहीं चुना जाता, तो ये काम कराना हमारा फर्ज है, हमने कराया है। और निश्चित रूप से जनता को ये हम बताएंगे भी, ये मैसेज भी देंगे कि यहां का विधायक कैसा होना चाहिए, आपको काम कराने वाला चाहिए या निष्क्रिय चाहिए। अगर आपको काम कराने वाला विधायक चाहिए तो 4 साल में आप उसकी पहचान करके ऐसा ही विधायक चुनें जो आपके कामों को इस गति से करा सके। और हमने कोई आउट ऑफ वे जाकर के बड़े काम करा दिए ऐसा नहीं है। हमने यहां जो पहले काम नहीं हो रहे थे उन कामों को ही कराया है और यहां जितना पैसा इन 5 वर्षों में हमने लगाया है उसके अंदर पिछले 4 वर्ष में चूंकि यहां का कोई रिस्पॉन्स था नहीं या 5 वर्ष का लिए 6ठा वर्ष है तो उसकी जो कमी थी वो हमने पूरी करते हुए यहां ज्यादा पैसा जरूर लगा होगा। और यहां कुल मिलाकर के अगर 6 साल का मैं आपको बताऊं
तो यहाँ लगभग 550 करोड़ रुपया अब आकर के पूरे हुए। बाकी विधानसभाओं में इतने इतने पैसे लगे हैं, कहीं 400 करोड़, कहीं 500 करोड़, कहीं 600 करोड़, कहीं 700 करोड़। अगर मैं आपको 5-7 विधानसभाओं का अलग अलग इलाके में हिसाब बताऊं तो मुझे आज हिसाब उन्होंने भेजा है। लाडवा में 602 करोड़, अटेली में 760 करोड़, नहीं असंध में 760 करोड़, अटेली में 602, लाडवा 515, नाम नहीं दिया ना। आखिर यहां की सड़कें, यहां बिजली के सारे जितने लोगों के काम थे वो हमने पूरे किए, नहरी जितने काम थे वो हमने पूरे किए। यहाँ के 2-2 कॉलेज हमने खोलने की घोषणा की है, या हमने कॉलेज की बात की है, या हमने हैफेड की राइस मिल लगाने की बात की है, या हमने आईएमटी की बात की है, क्योंकि यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिले। अगर ये सारे काम इस समय वो करा देते, वो तो चीजों को घुमाते रहे, बिल्डिंग बना करके और छोड़ दी। भैंसवाल कला की बिल्डिंग जिसमें कॉलेज हमने घोषणा की, हो तो पहले से बनी हुई है, तो कॉलेज चलाने में क्या दिक्कत थी उनको? तो कितने ही कामों को अधूरा छोड़ा हुआ उन्होंने। इस इलाके में केवल वो एक ही बात कहते रहे कि ये मेरी अपनी कंस्टिट्यूंसी है, बड़ौदा और कलोई ये तो 2 आंखें हैं बराबर की। अरे 2 बराबर की आंखें हैं तो एक से ज्यादा देखना और दूसरे पर चस्पा लगा देना, ये किसने कहा था? कलोई जैसे काम यहां भी तो कर लेते। तो इसलिए जब ये सारा विषय आया तो हमने इन कामों की ओर ध्यान दिया है। अब यहां चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, सड़कें हो, आईएमटी हो, जितने काम शुरू हो गए हैं होता तब तक नए काम बराबर की आंखें हैं तो एक से ज्यादा देखना और दूसरे पर चस्पा लगा देना, किसने कहा था? कलोई जैसे काम यहां भी तो कर लेते। इसलिए जब ये सारा विषय आया तो हमने इन कामों की ओर ध्यान दिया है। अब यहां चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, सड़कें हो, आईएमटी हो, जितने काम शुरू हो गए हैं वो तो पूरे होंगे। लेकिन अपने को पता है कि चुनाव जब तक संपन्न नहीं होता तब तक नए काम का कोई टेंडर तो संभव नहीं है, वो उसके तुरंत बाद होंगे। और हम, क्योंकि हमारा 6 साल का जो रिकॉर्ड है, हमने जो कहा है वो किया है, जो नहीं कर सकते वो कभी नहीं किया, कहा ही नहीं उसको। ये मेरी रिकॉर्ड है हमारा। जो हमने यहां कहा है उसको पूरा करना ये हमारा काम है। इस प्रकार से एक नेशनल हाईवे हमारे सांसद महोदय ने ध्यान कराया है कि सोनीपत गोहाना जींद, ये ग्रीन हाईवे, हाँ, ये जो नेशनल हाईवे निकलेगा ये 2500 करोड़ रुपए का इसका काम शुरू हो चुका है। और एक जो अमृतसर वाला वो अलग है, हाँ, एक नया हाईवे जो कुंडली से शुरू होगा और अमृतसर तक एक्सप्रेस हाईवे वो निकलने वाला है। उसकी अलाइनमेंट भी कमोबेश इसी इलाके से होकर निकलने वाली है। हाँ, यहाँ से जींद से आगे नरवाना के पास से होते हुए और सीधा अमृतसर जाकर के वो मिलने वाला है। अमृतसर से जम्मू है। उस हाईवे के बनने के बाद जो लोग जम्मू जाते हैं, आज जिनको 12 घंटे 13 घंटे लगते हैं, वो 8 घंटे में जम्मू पहुंचने की स्थिति उनकी बनेगी। वो है नेशनल 152D है, हाँ, वो है इस्माइलाबाद से और नारनौल, तो वो यहाँ इसका बॉर्डर टच करेगा। तो ऐसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर के विषय हैं वो सारे भी चल रहे हैं। कांग्रेस हमेशा एक हवा दिखाने वाली पार्टी रही है कि जैसे अभी किसानों को के 3 जो बिल बन गए हैं, ये आपका ये कर देंगे, वो कर देंगे, मंडियां के आ सके, उसका कारण वहां वो 1300 रुपए में आज भी बिक रहा है।
दूसरी लाइन में लगवा लो पीछे, दूसरी लाइन में लगवा लो पीछे को बात। वहां 1300 रुपये बाजरा आज भी बिक रहा है। हम 21,500 रुपये बाजरा हम खरीद रहे हैं और अपने हरियाणा के किसान को कहा है एक एक दाना बाजरे का हम खरीदेंगे। क्या पंजाब में और राजस्थान में ये खरीद नहीं सकते क्या? जब हम किसान का जो ये घाटा है वो देने के लिए तैयार हैं, तो वो अपने प्रदेश के घाटे को क्यों नहीं देते हैं? और हमको ये पता है कि वहां 1300 रुपये बाजरा आज भी बिक रहा है। हम 21,500 रुपये बाजरा हम खरीद रहे हैं और अपने हरियाणा के किसान को कहा है एक एक दाना बाजरे का हम खरीदेंगे। क्या पंजाब में और राजस्थान में ये खरीद नहीं सकते क्या? जब हम किसान का जो ये घाटा है वो देने के लिए तैयार हैं, तो वो अपने प्रदेश के घाटे को क्यों नहीं देते हैं? और हमको ये पता है कि राजस्थान के किसानों का लगभग 50,000 मीट्रिक टन नहीं क्विंटल है, लेकिन इतना वो स्मगल हो रहा है, आ गया है। शिकायतें मिल रही हैं कि सारा बाजरा नहीं खरीद रहे। हम केवल अपने किसान का खरीदेंगे। हमने मेरी फसल मेरा ब्यौरा ये पोर्टल बनाया है केवल इसीलिए बनाया कि यहाँ का किसान उसको रजिस्टर करे। कुछ जगह शिकायत मिल रही है कि वो रजिस्टर नहीं करा सके, कहीं अनजाने में नहीं कराया, गफलत में नहीं कराया, क्या जरूरत है। अब उनको भी ध्यान में आ रहा है कि अगर नहीं कराया तो ये 1300 रुपये बिकेगा, कराया तो 2150 में बिकेगा। लेकिन अपने किसान को मौका देंगे कि वो अपनी फर्द ले आए और उस फर्द के हिसाब से जो उसकी गिरदावरी हुई है उसके हिसाब से अगर सिद्ध हो जाता है। हमारे पास भी सैटेलाइट के चित्र सारे हैं। अब हम सैटेलाइट के चित्र भी कराने लग गए हैं कि किस किसान ने क्या फसल बोई है। एक तो गिरदावरी होती है, एक हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी उसका जा करके वेरीफाई करता है और फिर सैटेलाइट है। तीन प्रकार से देखा जाता है कि भाई किसान ने क्या बोया हुआ है, जिसका तो सिद्ध हो जाएगा कि बाजरा उसका खेत का है, उसने बोया, उसका सबका लिया जाएगा, एक एक दाना लिया जाएगा। लेकिन कोई गलती से या लालच से पंजाब की चीज को, राजस्थान की चीज को हमारे यहाँ पे बेचना चाहेगा, हमने मक्का भी शुरू कर दिया है। ये मक्का भी हम एमएसपी को खरीदेंगे। कपास खरीदी जा रही है। अगर ये कपास न खरीदी जाती तो बाजार में 3,500 बिकती और हमारा एमएसपी का रेट है 5700 रुपया। फिर 1,500-2,000 रुपये का लाभ ये किसान को पहुंच रहा है। मेरा किसानों से आपके माध्यम से निवेदन है कि एक बार अगर उनका कोई जानकार पंजाब में या राजस्थान में हो, जरा उन किसानों से फोन करके पूछ तो ले कि आपके यहाँ बाजरे का क्या हाल है, आपके यहाँ सरसों का क्या हाल रहा था पहले जब सरसों बिकी थी, आज कपास का क्या हाल है, मक्के का क्या हाल है, तो आपको बता देंगे कि वहां क्या हालत बुरी हालत है। हम तो 70 लाख एकड़ जमीन हमारी एग्रीकल्चर लैंड है हरियाणा की। एक समय ऐसा करेंगे कि 70 लाख एकड़ का ट्रैकिंग करेंगे कि किसने क्या बोया है। खाली भी अगर है वो भी दर्ज कराएंगे भी मेरी खाली है, उसका भी दुरुपयोग ना हो सके। और एक एक का घर से दाना दाना मंगा करके खरीदने का हमारी योजना है और हमारा सिस्टम है। आज हम टेक्निकल अपने सारे सिस्टम्स को यूज करते हुए किसान को बहुत लाभ दे रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि किसान की आय डबल करनी है तो डबल इन्हीं चीजों में से होगी। और एक बड़ा विषय हमने जो निर्णय लिया, हो सकता है हमारे जो आड़ती भाई हैं वो उस नहीं उनको ये बात रास आ रही होगी, और वो है डायरेक्ट पेमेंट। कि किसान जो डायरेक्ट पेमेंट लेंगे उनको सीधी पेमेंट दी जाएगी। इस बार हमने वो भी ऑप्शन पूछने शुरू की है। 3,20,000 धान के किसान हैं, जिनमें से 1,22,000 ने यह कहा है कि हमें आड़ती के थ्रू दी जाए। वो आड़ती के थ्रू देंगे, बाकी सबको डायरेक्ट देंगे। सीधा उसके बाद जाने के बाद वो अपने पैसे का अपना उपयोग ठीक से कर सकता है, कहां देना है कहां नहीं देना। उसका ब्याज बचता है, 22-24% ब्याज उसके ऊपर पड़ता है, उसको बचेगा। और अगर उसको मानो पैसा कम पड़ जाए और ऋण लेना भी है तो हम कोऑपरेटिव बैंक से दिला करके 0% इंटरेस्ट पर
उसको ब्याज दिलाएंगे, यानी ऋण दिलाएंगे, 0% इंटरेस्ट पर ऋण दिलाएंगे, सॉफ्ट लोन। लेकिन उसी को जो बाकी जगह से लेन देन छोड़ करके अब केवल बैंक से लेगा, ताकि उसकी आमदन बढ़े। किसी प्रकार से प्रोक्योरमेंट का जहां तक विषय है, एमएसपी प्रोक्योरमेंट, पैडी, ये ठीक है कि शुरू में 4-5 दिन ये तकलीफ आई है, क्योंकि सिस्टम्स नए होते हैं तो उसमें कुछ टीडिंग प्रॉब्लम जिनको कहते हैं वो आती है, तो आई है। लेकिन सब ठीक हो चुका है, सारे सॉफ्टवेयर का जो समस्या थी वो ठीक हो चुकी है। कूपन भी पर्याप्त संख्या में दिए जाने लगे हैं। जो बिना कूपन के बाहर आ गए थे लोग, उनको सबका खरीद लिया गया है। आगे सबको फोन करके कि कब वो लेके आने वाला है, उसी दिन उसका नंबर लगा के उसको ले लेते हैं। 25% कूपन आढ़तियों को दे दिए हैं कि आप, लगता है कोई किसान ऐसा है जिसको टाइम से कूपन नहीं मिला, तो आप उसको कूपन दे सकते हैं, तो ये छूट उनको दे दी है। पैडी 15 लाख मीट्रिक टन अभी तक मार्केट में आ चुकी है, 11 लाख मीट्रिक टन खरीदी जा चुकी है। और इस बार मुझे लगता है कि हमारी जो प्रोक्योरमेंट है पिछले साल से कुछ कम होगी, क्योंकि पिछले साल बहुत सी प्रोक्योरमेंट बाहर के प्रदेशों से ज़्यादा हुई थी। इस बार मिलर्स को कह दिया गया कि आपने हमें जो यहाँ का धान है हम जो देंगे उसी का चावल हमको बना के देना है, उधर बाहर से ला करके यहाँ फर्जी बिल से नहीं देंगे। थोड़ी नाराजगियाँ इस कारण से भी, हम व्यवस्थाओं सुधार रहे हैं। व्यवस्थाएं जब व्यवस्थाएं सुधारेंगे तो भाई जिसके ऊपर जिसका टकराव होगा हित का, वो एक बार तो कहेगा। लेकिन हम तो सुधार रहे हैं और डंके की चोट से कह रहे हैं कि सुधारेंगे। अगर पहले किसी ने नहीं सुधारी और बिल्कुल हम जिसको कहते हैं कि सेट द इविल अंडर द कारपेट, कि बुराइयों को कारपेट के नीचे धकेल दो, हम वो नहीं करेंगे। हर समस्या का समाधान ये मनोहर लाल की सरकार करेगी। हर समस्या का समाधान। समस्याएं बहुत है, अनेक है, एक एक चीज को हम ठीक कर रहे हैं। हमें एक अवसर पहले मिला, उसकी भूमिका बनाई। इस 5 साल के अवसर में अधिकांश चीजें जो लोगों की समस्याएं हैं उनको घर बैठे सेवा मिलनी चाहिए, सर्विस मिलनी चाहिए। उनको कोई समस्या है वो हमारे पास भेजें, किसी को चंडीगढ़ आने की जरूरत नहीं है हमारे पास। हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है लोकल, उसके घर में जाकर के उसकी समस्या का हल करेगा। किसानों की एक बहुत बड़ी समस्या है इनकी जमीनों की लिटिगेशन। किसी का तकसीम का है, किसी का इंतकाल का है, किसी का रजिस्ट्री 2 बार, एक ही जमीन की 2 बार करा ली, भाई भाई में झगड़ा है, पड़ोसियों से झगड़ा है, कई जगह कब्जे हुए हैं, कोर्टों में पड़े हैं। लगभग 2 लाख लिटिगेशन, चाहे वो कोर्ट्स में नीचे हैं, चाहे ऊपर हैं, और चाहे रेवेन्यू डिपार्टमेंट में। इसको कैसे खत्म किया जाए, क्योंकि झगड़ा करते रहना मर्डर हो जाता है जमीनों पर। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, इसका भी हम धीरे धीरे एक ही चीज को लेकर के हल निकाल रहे हैं। बाजरे की प्रोक्योरमेंट भी 61,000 मीट्रिक टन आया है, 53,000 हमने इसमें से खरीद लिया है। मूंग, मेज, ये सब हो गया है। पेमेंट की थोड़ी डिले हुई है, जैसे मैंने बताया कि समस्या थी, लेकिन अभी शुरू हो गई है। धान की पेमेंट 393 करोड़ रुपया, ये 9 तारीख को रिलीज हो चुकी है। 12 तारीख को ये किसानों के खाते में या आढ़ती खाते में पहुंच जाएगी। बाकी अन्य फसलों की 50 करोड़ की रिलीज हो गई है। 443 करोड़ रुपया ये रिलीज हो चुकी है। इसी प्रकार से लगभग 8.5 लाख फार्मर जैसे हैं जिन्होंने अपनी सारी अलग अलग प्रकार की जो फसलें हैं वो सब मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर ये रजिस्टर किया है। इस बार ऑल टाइम हाई रजिस्ट्रेशन हुआ है, लेकिन जैसे मैंने बताया अभी 40 लाख एकड़ का ही रजिस्ट्रेशन हुआ है। बाकी अभी शेष है, क्योंकि जैसे गन्ना है, गन्ने का रजिस्ट्रेशन अभी लोग नहीं कराते हैं, हमें जरूरत भी नहीं है। अभी ऐसे खाली जमीन पड़ी है उसका नहीं कराते हैं। लेकिन हमारा टारगेट है कि अगले सालों में 70 के 70 लाख का कोई इसकी किसान की जरूरत है नहीं है, हमारी जरूरत है नहीं है, लेकिन पता रहना चाहिए कहाँ क्या बोया हुआ है, ताकि कोई गलत ना हो। बैंकों के झगड़े बहुत हो जाते हैं किसानों के, फसल कोई वही है, लिखवा कुछ और दी, और फिर जब कल को कोई नुकसान हो गया, बीमे के क्लेम होते हैं, तो फिर वो झगड़े पड़ते हैं। मोदी जी आपको तो क्लेम रुक गया, क्यों? क्योंकि आपने हाँ कुछ और लिखा रखा है, फसल कोई और है। तो इस प्रकार की जो छोटी छोटी चीजें हैं वो सब उसको हल करेंगे। पहली बार मूंगफली की प्रोक्योरमेंट हम शुरू कर रहे हैं। 3 जिलों में ये होती है, फतेहाबाद, सिरसा और हिसार।
आज तक कभी नहीं की। बाजार में इसका रेट 4600 से 5000 रुपये तक है और MSP जो है इसका 5275 रुपये। ये नहीं थोड़ी होती है, लेकिन हम इसको करें। कपास लोग ज़्यादा बो रहे हैं इस बार, क्योंकि मेरी फसल मेरा पानी मेरी विरासत, ये जो योजना हमने शुरू की थी कि जहाँ पानी बहुत नीचे चला गया, वहाँ पर लोगों ने धान छोड़ करके इस बार कपास ज़्यादा बोई है। ध्यान में आया है कि हमारी जो जिनिंग मिल्स हैं वो आधी से ज़्यादा बंद पड़ी हैं, क्योंकि आउटडेटेड हो गई, पुरानी टेक्नोलॉजी थी। उसको अगर वो नई टेक्नोलॉजी में बदलना चाहेंगे तो सरकार उसमें सहायता करेगी, ताकि हम अपनी जिनिंग मिल्स को चलवा सकें। और जिनिंग मिल्स ज़्यादा चलने लग गई तो कपास भी लोग ज़्यादा बोएंगे, अच्छी कैश क्रॉप है, फसल अच्छी है। इस प्रकार से तो मेरा इसमें कुल मिला करके कहना यह है कि किसान के हित में जितने काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार या हमारी जो गठबंधन की सरकार या केंद्र की मोदी जी की सरकार ने जितने किए हैं, इतने पिछले या देश आजाद हुआ तब तक नहीं हुए, तब से कभी नहीं हुए। अब वो इतने हो रहे हैं, लेकिन जिनको तकलीफ हो रही है उनके, क्योंकि उनकी पेटी में कुछ है नहीं, खाली हो गई पेटी, तो उनको कोई ना कोई विषय मुद्दा जो है उठा करके, अभी एक ऐसा मुद्दा उठाया उन्होंने, वास्तव में इसकी बहुत किसानों को तो समझ भी नहीं है ये है क्या, लेकिन चूंकि जैसे होता है लग जाओ भी लग जाओ, लग जाओ भी लग जाओ, तो वो लग गए। 10-15 दिन उन्होंने सब किया है। आज किसान जो है उनको समझ चुका है। और हमने भी भारतीय जनता पार्टी के नाते से हमने किसानों की बड़ी बड़ी रैलियां की हैं। कल आपके यहाँ भी ट्रैक्टर रैली थी, तो उसमें उत्साह में कमी तो नहीं थी, और वो जवाब था उनके लिए। अब वो कहीं कुछ नहीं कर पाएंगे और किसान को हर प्रकार का लाभ ये उनको मिलेगा। फिर भी हम किसान की जो जागरूकता है वो और बढ़ाएंगे, कार्यक्रम करेंगे, सरकार के नाते भी, पार्टियों के नाते भी, दोनों पार्टियां लगेंगी, सब उनको समझाएंगे। अभी हमने प्रगतिशील किसानों का एक सेमिनार किया है, उसके लिए आह्वान किया है कि आप जो बढ़िया फसल उगाते हैं मल्टीप्लाई करिए अपने आप को। अभी लगभग 500 प्रगतिशील किसान हैं। हमने योजना बना करके उनको प्रोत्साहन देने की बात की है कि हर किसान अपने जैसे 10-10 किसान बनाए एक साल में। 500 के साल 2 साल में 5000 होंगे, आगे 2 साल के अंदर 5000 के 50,000 होंगे। मल्टीप्लाई करते करते 50,000 अगर चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे तो 5 लाख तक जाएंगे। तो हर किसान को अच्छा बीज, अच्छी खाद, अच्छी मार्केटिंग और विविधीकरण के नाते से कौन सी फसल जिसमें ज़्यादा आमदन हो सकती है, इस ओर आगे बढ़ने का बहुत अवसर है, उसको हम कर रहे हैं। कांग्रेस का जहां तक हाल है, ये कोई भी ऐसा विषय आता है जो इनके बस का कभी था नहीं, मोदी जी हिम्मत करके उसे आगे करना शुरू करते हैं, तो इनका स्वभाव एक भय दिखाना। जैसे भूत प्रेत का भय होता है ना, कि भूत आ जाएगा, वो आ जाएगा। 370 खत्म करने की बात जब की थी केंद्र सरकार ने, तो उन्होंने कहा कि अगर 370 खत्म कर देंगे तो जम्मू कश्मीर में खून की नदियां बह जाएंगी। 1 साल हो गया, कुछ हुआ जम्मू कश्मीर में? सब शांति से रह रहे हैं, बल्कि पहले से ज्यादा शांति है। अब उनको पता है कि अगर कहीं गड़बड़ की और मोदी जी की आंख पड़ गई तो गड़बड़ करने वालों को शामिल करें। पाकिस्तान जितनी हरकतें करता था उसके खिलाफ कोई एक्शन भी लेना होता था तो कांग्रेस अपने समय में डरती थी। क्या कि पाकिस्तान के ऊपर थोड़ा सा कुछ ज्यादा हमने कर दिया तो कहीं दुनिया के बाकी देश उसकी सहायता करके कहीं परमाणु युद्ध होना शुरू हो जाए और हमारे ऊपर एटम बम न डाल दें। मोदी जी ने बालाकोट में ठोक दिया। चाइना के भी जो 20-22 लोग हमारे शहीद हुए, बदले में 50 मारे उनके। आज चाइना को भी आंखों में आंखें डाल के देखने वाला कोई आदमी है तो नरेंद्र मोदी। जो होगा होगा, लेकिन हिम्मत से डट करके अपने देश की रक्षा सुरक्षा करना, इन्होंने हमेशा डर दिखाया, भय दिखाया। ये सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट CAA क्या कहते थे कि अगर ये लागू हो गया तो मुसलमानों को भगा दिया जाएगा। किसी एक मुसलमान का बाल बाका हुआ? धरने इन्होंने दिए, सब षड्यंत्र के रूप में। बाहरी धन ये इनके पास आता रहा है। चाइना के साथ 60 गांठ इनकी ध्यान में आ गई। कैसे कैसे MOU उन्होंने उस समय किए, सब ध्यान में आ रहे हैं। और कई बार चीजों को कैसे खराब किया जाता है उसके लिए
थोड़ा कोई विषय इनको मिल जाए उसको बवाल खड़ा करते हैं। हाथरस की घटना, बवाल खड़ा कर दिया, निकला क्या? षड्यंत्र। बाहरी विदेशी जगह से षड्यंत्र जारी किए जाते हैं कि सरकार को कैसे अनस्टेबल करना है, कैसे वहां कोई ना कोई ऐसा भयंकर काम कर दो। लॉ एंड ऑर्डर में कोई घटना हो जाती है, होती है तो उसका सरकार का काम है, पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेट करना, दोषी को दंडित करना। लेकिन ये तो घटना हुई नहीं और उसी समय सरकार को भगा दो, सरकार को गिरा दो, सरकार नहीं चलने वाली है, ये गठबंधन टूटने वाला है, एक भी चलने वाली नहीं है। इनके कहने से होना है क्या? गठबंधन जितना मजबूत पहले था उससे ज्यादा मजबूत है आज। उठ जाए ये सब। और ये घिनौनी हरकतें यहां भी करने से बाज नहीं आते हैं। 3 दिन पहले झांसी में घटना हो गई। तो घटना क्या हुई? एक कार में एक व्यापारी की जिंदा मारने की और खबर छप गई। 11 लाख लूट लिए तो कार में जिंदा व्यापारी को जला दिया। निकला क्या? उसी व्यापारी का षड्यंत्र। करोड़ों रुपए का उसने अपना बीमा करा लिया और बाद में पता लगा कि एक लाश कहीं से अरेंज कर ली उसने, गाड़ी में रख दी, उस लाश को आग लगा दी। बन गया किस्सा कि व्यापारी जल के मर गया। और व्यापारी मिला कहां से? छत्तीसगढ़ से। जैसे घटना हुई, चाहे वो सुरजेवाला है, चाहे वो गुंडा है, चाहे चलजा है, एक से बढ़कर गुंडा राज, जंगल राज, ये राज, वो राज। अब कल से ट्वीट भी नहीं कर पा रहे हैं बेचारे वो। इसका कोई बचाव कैसे करें? सहानुभूति को दुर्घटना हो जाए तो सुखी होनी चाहिए, लेकिन एक एक्सट्रीम पर जाकर के ऐसा भूल जाओ कि बाद में वापिस न ले सको, रुकना चाहिए। तो मित्रों, कांग्रेस की ये काली करतूतें, झूठ और सच की हमारी लड़ाई, इसके अंदर सत्यता की जीत होगी। इनके झूठ कहीं भी काम नहीं करेंगे, चाहे वो देश हो, चाहे प्रदेश हो, चाहे बड़ौदा हो, कोई झूठ चलने नहीं देंगे। आज जनता सब समझ रही है। ये लोग जाति पाति की राजनीति उसका हुआ भी बनाते हैं। हम लोगों ने कभी जाति पाति की राजनीति नहीं की है। 5 साल पहले, 6 साल पहले एक नारा दिया था, हरियाणा एक, हरियाणा नहीं, और लोगों ने उसको सराहा था। नाउ डेज हैव गॉन। जब पुराने समय में ये चलता था भी, हाँ ये जातियों के चौधरियों की बात, चौधर मेरी, चौधर तेरी, चौधर यहाँ की, चौधर वहां की, ये तो अपने घर घर में लिए बैठा चौधर। बापू बेटा दोनों हार गए लोकसभा में। जब राज्यसभा की बारी आई तो और कोई व्यक्ति नहीं मिला इनको। एक सीट इनकी बनती थी क्योंकि इनके 25 विधायक थे, 1/3 से ऊपर हो जाए तो एक सीट मिल जाती है हरियाणा में। पता ही था एक सीट पक्की है, लेकिन क्या हरियाणा में इनके पास और कोई ऐसा कांग्रेस का नेता नहीं था जिसको राजस्थान भेजे? तो इनकी चौधर इनके घर की है, जनता के लिए नहीं है। हम लोग जनता की लड़ाई लड़ते हैं और जनता में जाकर के ये सब करते हैं। एक अच्छा समय आया है जब देश आगे बढ़ रहा है। आत्मनिर्भर भारत के नाते से बहुत से बड़े पैकेज की घोषणा प्रधानमंत्री जी ने की है। उसके अलग अलग विषयों पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोरोना का एक समय ऐसा आया है जिसके अंदर कुछ सेटबैक भी लगा है चीजों को। चूंकि वो एक विश्वव्यापी बीमारी है, इसमें से निकल करके और कैसे आगे बढ़ना, उसी समय के हिसाब से हमको तय करने पड़ेंगे। हम तय कर रहे हैं। चुनाव भी इस कोरोना के समय का ही है, तो इस बार चुनाव के कार्यक्रम भी अलग प्रकार के होंगे। बड़ी सभाएं करने का तो परमिशन ही नहीं है। छोटे छोटे कार्यक्रम करेंगे, डोर टू डोर जाएंगे, दोनों पार्टियों को मिलते जाएंगे और हम 1.5 लाख लोगों को व्यक्तिगत संपर्क करेंगे, लगभग 50,000 परिवारों को। इस थोड़े समय का जो हमारा कार्यक्रम है, इसमें जैसे ही नामांकन हो जाएगा, नामांकन से पहले भी उसके बाद भी हम घर घर जाकर के और लोगों को बताएंगे हमने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया। और आज उनके पास एक अवसर है समझने का और चीजों को आगे बढ़ाने का। हरियाणा को
आगे जो भविष्य का हरियाणा हमारा है उसको एक उज्ज्वल हरियाणा बनाने का हमारा संकल्प है। जैसा मैंने पहले बताया, पिछली समस्याएं उनको हल करना, आगे के रास्ते बनाना, समय के हिसाब से चलना, नेशनल और इंटरनेशनल ट्यूनिंग के साथ चलना। आज दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है, शिक्षा में लोगों को हम आगे लेके जाएंगे। कोई बालक ऐसा नहीं बचेगा जिसको अच्छी शिक्षा ना मिले। अभी पीछे हमने सुपर 100 का 2 इंस्टीट्यूशन हमारे रेवाड़ी और पंचकुला में चलते हैं। सुपर 100 में उन बालकों को जो गरीब परिवार होते हैं, नहीं पढ़ाई का खर्चा कर सकते, नहीं ट्यूशन कर सकते, ऐसे बालकों को हम भर्ती करते हैं, गरीब परिवारों को, और उनको हायर एजुकेशन के लिए भेजते हैं। 100 में से 23 बच्चे JEE का जो एग्जाम है उसमें पास होकर के IIT में एडमिशन ले रहे हैं। 100 में से 23। किसी इंस्टीट्यूशन का इतना बड़ा रिजल्ट नहीं आया। और बहुत सामान्य परिवार, गरीब परिवार, मजदूर के बच्चे, कोई रिक्शा चलाने वाले का, कोई ऑटो चलाने वाले का बेटा, कोई किसान का बेटा, ऐसे ऐसे। उस दिन उन्होंने कहा कि इसी बहुत अच्छा प्रोग्राम है, 2 के बजाय हमने 4 कर दिए उसको, तो 4 सेंटर होंगे हमारे, अगर 2 से 2 और चलाए ताकि और अच्छे बच्चे आगे बढ़े। तो संस्कृति मॉडल स्कूल, सीनियर सेकेंडरी, वो हम 100 से ऊपर बना रहे हैं। 4000 प्राइमरी स्कूल ऐसे बना रहे हैं, सीनियर सेकेंडरी, छोटे बच्चों के लिए प्ले वे स्कूल बना रहे हैं। हायर एजुकेशन के बाद उनको योग्यता उनकी और आगे बढ़े, हुनर बढ़े, स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी ये हमने खोली है ताकि, और इसको ट्रैक करेंगे। देखिए 3 साल के बाद, क्योंकि हमारे पास डाटा सब आना शुरू हो गया, बच्चे का जन्म होते ही हमारा जो मेरा परिवार पहचान जो है, PPP परिवार पहचान पत्र, उसमें ऐड हो जाता है। तो हम 3 साल से लेकर के और 15 साल तक तो स्कूलिंग के लिए, और 15 साल के ऊपर स्किलिंग और उसकी एम्प्लॉयमेंट और हायर एजुकेशन, एक एक व्यक्ति को ट्रैक करेंगे कि कौन कहाँ छूट गया, क्यों रह गया, उसकी योग्यता के हिसाब से उसको काम मिलना, चाहे प्राइवेट, चाहे सरकारी, चाहे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, किसी को रहने नहीं देंगे। और फिर नौकरियां भी, जैसा हमने सिस्टम शुरू किया, योग्यता के आधार पर। आखिर सरकारी नौकरी में जितने अच्छे लोग आएंगे उतना जनता का भला होगा। अगर वहां गलत लोग पहुंच के बैठ गए तो 35 साल तक भुगतना पड़ता है। और तमाशा आपने देख ही लिए, इतनी नौकरियां इस ढंग से बनी। हमारे कुछ भाई हैं ये PTI बंधु, अब हमने तो कुछ नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने उठा के रद्द किया और एक ही लाइन लिखे कि आज से आप बिल्कुल कोई कर्मचारी नहीं है, आप जैसे थे वैसे हैं। मौका दे दिया कि हाँ एग्जाम दो, दोबारा आ जाओ। कुछ आ गए हैं, लेकिन अब सबके परिवार तो हो गए, परिवारों को पालन पोषण करना, उनका रोजी रोटी चले, उनका चूल्हा जलता रहे, इसके लिए हमने उनको आश्वासन दिया कि कोई ऐसी स्कीम बनाएंगे कि जिसमें से आपकी रोजी रोटी बनी रह जाए। लेकिन कुछ वर्ग ऐसे होते हैं, कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं, दबाव डाल करके चीजों को मनवाना चाहते हैं। दबाव से शासन कभी नहीं चलता। शासन सुशासन चलता है लोगों की आवश्यकताओं को देखकर, उसमें से रास्ता निकालता है। दबाव की राजनीति चल गई जितनी चलनी थी। दबाव इस सरकार पर कभी नहीं चलेगा, ना चला है ना चलेगा। हम अपने घर वालों का दबाव नहीं मानते, बाहर वाले तो कैसे दबाव डालेंगे। संजय जी है ये जब सरकारी नौकरी मेरिट पर देने की बात आई, मेरी अपनी आपसे तो घर का जवाब पार्टी वाले भी घर वाले हैं, पार्टी भी घर है। पर मेरा तो वो घर नहीं है जैसे बाकियों का है। मेरा सारा सिस्टम है वही अपना है, पूरा प्रदेश मेरा घर है। लेकिन फिर भी मैं और नजदीकी अगर मानूं अपने, तो अपनी जो पार्टी के लोग बहुत दबाव डालते थे, क्योंकि अगर हमारे बच्चे वो अगर नौकरी में नहीं बढ़े तो हमारे राज्य का क्या फायदा। मैंने कहा देखो भैया, लगेंगे तो मेरिट पर, जिसको आप हमारे कहते हो थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। मैं कहता हूं जो नौकरी लग जाए आप उनको हमारे मान लेना अपने, वो आपके अपने हैं। इस प्रदेश का हर बालक, हर बुजुर्ग, हर व्यक्ति या नौजवान साथी तो हमारा अपना है। हम कोई भेदभाव नहीं करेंगे। इस सिस्टम को इस इलाके के भी बहुत लोग लगे होंगे। बड़ौदा विधानसभा के भी 700 से ज्यादा लोग मेरिट पर, चाहे ग्रुप डी के थे, चाहे वो क्लर्क लगे, चाहे वो इंजीनियर लगे, चाहे और भर्तियां हुई। 80,000 भर्तियां हमने की हैं केवल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में। 4,000 हमने की हैं HPSC में। हमने क्या की है,
कमीशन ने की है, नौकरी लेने वालों ने ली है, हमने तो कुछ दिया नहीं उनको। उनकी योग्यता थी, ले गए। और आज होड़ लगी है पढ़ाई की। उज्जवल हरियाणा, उज्जवल भविष्य, इसकी नींव रखी जा चुकी है। इसमें हर प्रदेश का हर भाग, हर वर्ग, शहर हो, गांव हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, भेदभाव नहीं किया जाएगा। हाँ, एक विषय जरूर भेदभाव का मैं बताया तो क्या हम करेंगे, गरीब का हक पहले, अमीर का बाद, ये भेदभाव हम करेंगे। इसी भेदभाव के कारण से गरीब के लिए हमने 5 नंबर अलग से देने शुरू किए। परिवार में कोई नौकरी नहीं है, उसको 5 नंबर दे दो। शोषक में जैसे घर में पीड़ित है, विधवा है, या जिसके फादर की डेथ हो गई, छोटा बच्चा था, फादरलेस करके,